जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और पेट्रॉन बनने का और मेंबरशिप लेने का लिंक, मैंने दोनों का ही लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। तो फिर चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। आज में मोदी जी ने कह दिया, क्या प्रधानमंत्री की जबान से मोदी ने कहा कि मुजरा निकल गया। एक वजीर आजम मुजरा बोलेगा अपनी जबान से? मोदी जी, आप कैसे इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? मुजरा कहते, मुजरा ना हो रहा है, नाच हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, कुछ तो मर्यादा रखिए। आप वजीर आजम प्रधानमंत्री रहकर मुजरा कहेंगे? एक कहावत है कि जोकर को महल में लेकर आओगे तो वो महल को सर्कस बना देगा और वहां रहने वाले सभी लोगों को जोकर बना देगा। अब वर्ल्ड के शेयर बाजार क्रैश हो रहे हैं, लेकिन मुल्क की आवाम ट्रोलिंग में बिजी है, या शायद जोकर ने उन्हें जोकर ही बना दिया है। कल चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर कर ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि ताइवान के नए प्लांटेड प्रेसिडेंट ने जुमलेबाजी करी थी। फिलहाल अमेरिका वाले साहिब बहादुर भी चुप हैं, तो अपनी औकात तो जय बाबू खुद ही बता चुके हैं। कुल मिलाकर दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, लेकिन एक मुल्क की आवाम सर्कस के किरदार में नजर आ रही है। किर्गिस्तान में भारतीय स्टूडेंट्स की फिक्र पापा साहेब को भी नहीं है, चुनाव में बिजी हैं, इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सट्टा बाजार के लोग भी काफी बिजी हैं। दोस्तों, राजस्थान के फलोदी शहर को देश के सट्टा बाजार का सेंटर माना जा सकता है। यहीं से पूरे मुल्क का सट्टा बाजार कंट्रोल होता है, यहीं से भाव खुलता है और देश के सारे सटोरिये यहीं से मिले इशारे के बेस पर पैसे लगाते हैं। यहां किसी भी मुद्दे पर सट्टा लग सकता है। चुनाव से लेकर क्रिकेट और मौसम के असेसमेंट, और किसी शहर की बारिश से लेकर अमेरिका के चुनाव तक के मुद्दे पर लोग सट्टा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां के लोग सीधे तौर पर कहते हैं कि फलोद में सट्टा लगाना बेहद ही जिगर का काम होता है। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के तहत सट्टेबाजी और जुआ फॉरबिडन यानी प्रोहिबिटेड है, यानी मना है, और देश भर के ज्यादातर हिस्सों में इसे इल्लीगल भी माना जाता है, लेकिन यह फलोदी में खुलेआम खेला जाता है। इसके बाद सट्टा का दूसरा सबसे बड़ा सेंटर मुंबई है, मगर यहां भी सट्टा का सारा खेल फलोदी सट्टा बाजार के असेसमेंट पर ही बेस्ड होता है। फलोदी सट्टा बाजार की आत्मा है तो मुंबई सट्टा बाजार का जिस्म है। तो आपको बता दूं, फलोदी सट्टा बाजार का 500 साल का इतिहास अपने सटीक असेसमेंट यानी आकलन को लेकर पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि यहां जो आकलन किया जाता है वो काफी सटीक होते हैं। फलोदी की सट्टेबाजी मुंबई के स्टॉक मार्केट को भी इन्फ्लुएंस करती है। आप ऐसे समझिए कि जैसे आगरा में हर कोई ताजमहल देखने जाता होगा, मनाली और कश्मीर में बर्फ देखने जाता होगा, वैसे ही देश के सभी लोग फलोदी जाते हैं, जिससे सट्टा बाजार का अंदाजा या एक्सपीरियंस किया जा सके। चुनाव में सट्टा लगाने के लिए फलोदी में एक सीक्रेट वेबसाइट होती है। अगर आप इस वेबसाइट के बारे में जानना चाहते हैं तो अहम यह है कि आप इससे जुड़े किसी शख्स को जानते हो, तभी मुमकिन है। इस वेबसाइट पर मौजूद कई ऑप्शंस में आईपीएल और 2024 के लोकसभा चुनाव के ऑप्शंस भी शामिल हैं, जहां स्टेट टू स्टेट और सीट दर सीट सट्टे का रेट तय होता है।
फलोदी सट्टा बाजार अपने सटीक असेसमेंट को लेकर सालों से चर्चाओं में रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के असेसमेंट को लेकर फलोदी सट्टा बाजार इन दिनों काफी सुर्खियों में था, मगर पिछले कुछ दिनों से फलोदी सट्टा बाजार बंद होने की वजह से सुर्खियों में आ गया है। 15 मई के बाद ही फलोदी सट्टा बाजार में सन्नाटा छा गया है। 15 मई को फलोदी सट्टा बाजार ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी करी थी। इसके बाद इसे बंद करा दिया गया है। हर जगह इससे जुड़े लोगों पर छापेमारी हो रही है। पुलिस फलोदी सट्टा बाजार से जुड़े लोगों को पीट रही है और उठाकर जेल में बंद करे दे रही है। तो आपको याद दिला दूं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं। हमसे डर गए क्या? और प्रधानमंत्री जी हार रहे तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है बिहारी, किसी से डरता नहीं है बिहारी। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है, डरा किसको रहे? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहा है कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक तय करेगी। खैर, 4 जून को जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन बहुत सारे लोगों की उम्मीद भी टूटेगी। तमाम लोगों को अफसोस भी होगा, चेहरे मुरझा जाएंगे। लंबी बेहोशी के बाद होश भी आएगा। मतलब 4 जून के दिन बहुत कुछ होगा। दरअसल दोस्तों, हकीकत यह कि ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ है जिससे यह कंफर्म हो जाए कि मोदी सरकार की विदाई तय है, पर तमाम रिपोर्ट्स के बेस पर अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए कोई बहुत बड़े करिश्मे की भी जरूरत नहीं है। मोदी सरकार की पहली और सबसे बड़ी गलती नोटबंदी करना था। मोदी जी के स्टंट के चलते लोगों ने बड़े बुरे दिन गुजारे, लोग मरे भी, खुदकुशी भी करी, लेकिन इसका कोई सिला नहीं मिला। 99% नोट वापस आ गए, जो काला था वो भी सफेद हो गया। जनता ने नोटबंदी का इनाम बीजेपी को 2017 में उत्तर प्रदेश में बम्पर सीटें जितवा कर दे दिया। फिर आया 2019। मोदी को रुखसत करने के बहुत सारे वजूहात थे, जिसमें सबसे बड़ी वजह पुलवामा अटैक था। यह खुद फेलियर था सरकार का। सैनिकों की सिक्योरिटी में चूक थी, लेकिन इसी आतंकी हमले के नाम पर वोट मांगे भी गए और जनता ने दिए भी। गोदी मीडिया का स्टार पत्रकार तो अपने चैट के जरिए बाकायदा पुलवामा हमले पर जश्न मनाते हुए बेनकाब हुआ था। इसके बाद लॉकडाउन का वो भयानक दौर आया, दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन और उतनी ही बड़ी कैजुअलिटीज। लोगों के फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह से छीन लिए गए थे। सिस्टम किस तरह नाकारा और डायरेक्शन लेस है, ये हर आदमी ने करीब से देखा था। ऐसा वायरस जो इलेक्शन कैंपेन के वक्त इनएक्टिव हो जाता था और चुनाव के बाद एक्टिव हो जाता था। शमशान घाट के बाहर सरकार ने चालान काटे हैं, गंगा किनारे अनगिनत डेड बॉडीज, पैर रखने की जगह नहीं। ऐसा नजारा मानो किसी ने लाशों की फसल बो दी हो। लोगों को गुस्सा आना था, आने वाले चुनाव में बहुत सारे बदलाव आने थे, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। हालात जस के तस रहे। उल्टा पहले से मजबूती के साथ मोदी सरकार रिटर्न आई। तो दोस्तों, अब तमाम लोगों का कहना है कि जब इतना कुछ हो जाने के बावजूद कुछ ना बदला तो अब क्या बदलेगा।
वैसे दोस्तों, तमाम जानकारों ने इस चुनाव के ऐलान के बाद ही कह दिया था कि 2024 बहुत कुछ दिखाएगा और ये चुनाव जनता बनाम सत्ता का होगा। अब सवाल यह है कि ये सत्ता डेमोक्रेसी की है या सत्ता की डेमोक्रेसी है। दोस्तों, इस सवाल को आप देश के किसी भी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल से पूछें तो गोलमोल जवाब मिलेगा, क्योंकि सत्ता और इसकी गोद को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। इस दौर में लाखों में एक बड़ी सी गाड़ी खरीदते हैं तो चाबी के साथ राहगीरों, बाइकर्स को कुचलने, 200 की रफ्तार से दौड़ने, सड़क पर आतंक मचाने की आजादी भी मिल जाती है। पुणे में एक रसूखदार बिल्डर के बेटे की गाड़ी से 2 लोगों के कुचलने का मामला इसका ताजा एग्जाम्पल है। तमाम इंटेलेक्चुअल्स इस पर स्याही की बोतलें कुर्बान करे हुए हैं, लेकिन कोई इस सत्ता पर उंगली नहीं उठा रहा है कि आखिर अजीत पवार का करीबी एक विधायक रात को 3 बजे पुलिस थाने में उस नाबालिग के लिए पैरवी करने क्यों गया था। नतीजा ये रहा कि अगले ही दिन जुवेनाइल कोर्ट ने बच्चे को एक ऐसे यानी निबंध लिखने की सजा देकर छोड़ दिया। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ये लिखने से भी कांप रहे हैं कि अगर उस लड़के की जगह कोई मुसलमान होता तो 1000 दिन तक बिना ट्रायल के जेल में सड़ने, फांसी देने से लेकर आतंकवाद की सजा तक उसे मिलती या नहीं मिलती। कल एक बड़े इंटेलेक्चुअल को सुन रही थी, छठे फेज के बाद भी प्रधानमंत्री के 400 पार के दावे पर खोखले वर्ड्स में हैरत जता रहे थे। मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था कि सत्ता डेमोक्रेसी को लूटने के बाद ही 400 पार कहने की हिम्मत कर पा रही है। चुनाव कमीशन हर 5 घंटे में 1% वोटिंग बढ़ा देता है, यानी 1 लाख वोट ऊपर वाले की मेहरबानी से बढ़ते जा रहे हैं। आखिरी में एक संसदीय सीट पर 5-6 लाख वोट बढ़ जाते हैं, उस ईश्वर की मेहरबानी से जिसके भक्त खुद भगवान जगन्नाथ हैं। आरटीआई दर आरटीआई के बाद भी चुनाव कमीशन खामोशी से सत्ता के लिए वोट जुटा रहा है। ईवीएम स्ट्रांग रूम में अंडे दे रही है। उन्हीं में से एक आरटीआई बता रहा है कि कलयुगी खुदा यानी प्रधान सेवक 10 साल में 15 करोड़ का तो सिर्फ खाना ही खा गए हैं। उधर जमीन से धड़ाधड़ आंकड़े आ रहे हैं। छठे फेज के बाद नरेंद्र मोदी की हालत और भी नाजुक हुई है। आरएसएस को भी अब इस नूरा कुश्ती से अलग कर दिया गया है। ये चुनाव जनता बनाम सत्ता का हो गया है। सत्ता जमकर ठहाका लगा रही है। जनता की आवाज नक्कार खाने में उठती तो है, लेकिन उस आवाज को बुलंद करने वाले सब सत्ता की गोद में बैठे हुए हैं। रोजी रोटी की फिक्र छोड़ जनता सड़कों पर नहीं उतर सकती। मोमबत्ती गिरोह दुबक चुका है। डेमोक्रेसी लुट चुकी है। सत्ता ने खुदा को भी गुलाम बना लिया है। फिर भी 4 जून को चमत्कार की उम्मीद में स्याही लगी उंगलियां उठ रही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi Aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।